हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेंज लॉ से। ठीक है, लेंज लॉ पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ याद दिला देता हूँ। सपोज कोई एक सर्कुलर टर्न है, सर्कुलर वायर है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। ठीक है, एक यहाँ पे एक और ले लेते हैं। यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है। क्लियर? एक लूप में क्लॉकवाइज है, दूसरी लूप में एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है उसके सामने वाला पोर्शन, क्योंकि मैग्नेटिक है ना, मैग्नेटिक पोल्स बन रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट लूप की हेल्प से। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज कपल में होते हैं, एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वर है उसकी और वाला जो पोल बनेगा वो कौन सा बनेगा? तो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट ऑब्जर्व कर रहे हो आप तो वो साउथ पोल बनेगा, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक है, ऐसा कैसे समझो कि मैं यहाँ पे कोई सर्कल बनाऊँ, यहाँ पे कोई सर्कल बनाऊँ। अब ये जो सर्कल बन रहा है वो मेरे लिए क्लॉकवाइज है, आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, और मेरे लिए क्लॉकवाइज है तो फिर मेरी तरफ का जो पार्ट होगा वो साउथ पोल बनेगा, आपकी ओर जो है वो नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक है, बस अभी स्टार्ट करते हैं लेंज लॉ। ये चीज़ एक याद रखना, साथ में कहीं ना कहीं पे काम आएगी। तो लेंज लॉ स्टार्ट करते, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट विच ऑपोजिस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस्ड इट। देखो स्टेटमेंट याद कैसे रखना है। सबसे पहले यहाँ से द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ओके, पार्ट्स में याद रखो, इज सच दैट it tends to produce a current। ओके, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी कुछ इस तरह होगी कि वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करे which opposes the change in the magnetic flux, which opposes the change in the magnetic flux that produced it। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर जो चेंज हुआ था जिसकी वजह से ईएमएफ जनरेट हुआ, उसी चेंज को ऑपोज करे उस डायरेक्शन में करंट जनरेट हो, वैसे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। मतलब इन सिंपल वर्ड्स आप बोलो तो ईएमएफ कुछ इस तरह जनरेट होगा कि जिसने उस ईएमएफ को जनरेट किया है उसी को वो अपोज कर सके। यहाँ पे ईएमएफ किसने जनरेट किया है? तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ने। अगर सपोज मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो ईएमएफ कुछ इस तरह जनरेट होगा कि वो उसको डिक्रीज कराने की ट्राई करेगा। ठीक है, मतलब जिसने ईएमएफ को जनरेट किया उसी को वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपोज करेगा। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट अच्छे से समझते हैं। सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि यहाँ पे सपोज एक सर्कुलर लूप है। ठीक है, ये सर्कुलर लूप है और मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की ओर जा रहा है। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैं इंक्रीज कराऊं। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, अंदर मैग्नेटिक फील्ड को पास कराया है, तो यहाँ पे जो ये सर्कुलर लूप है उसके साथ कोई ना कोई फ्लक्स एसोसिएट हुआ। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे है। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया। अब वो यहाँ पे कोई ना कोई आपको एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब वो वैल्यू कांस्टेंट है तब तक ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा।
जैसे ही मैंने बी इंक्रीज कराया, मतलब क्या हुआ, फ्लक्स इंक्रीज हुआ। फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो चेंज इन फ्लक्स आपको पॉजिटिव मिलेगा, है ना। चेंज इन फ्लक्स आपको पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स करोगे, तो फिर आपको ईएमएफ है वो नेगेटिव मिलेगा। अब नेगेटिव का मतलब समझना कि यहाँ पे जो चेंज इन फ्लक्स है उसको ये ईएमएफ ओपोज कर रहा है। कैसे, समझो। सपोज ये अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मैंने इंक्रीज कराई। अब इंक्रीज कराई तो क्या हो गया, तो इंक्रीज कराई तो समझो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इंक्रीज हो गई, मतलब इतना फ्लक्स इंक्रीज हुआ। देखो 1 2 3, ये 4, ये 5, ये नहीं था, ये पहले था, समझो ऐसे ही, ठीक है। चलो इतना ये भी इंक्रीज ही हुआ है, ये दोनों भी, चलो इतना इंक्रीज हुआ। क्लियर। पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अंदर से पास हो रही थी 3, अभी पास हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब फ्लक्स इंक्रीज हो गया तो ईएमएफ कुछ ऐसा करेगा कि ये फ्लक्स डिक्रीज हो सके। फ्लक्स डिक्रीज होने के लिए ये जो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है उनको कैंसल आउट करना होगा। तो फिर यहाँ पे करंट इस तरह इंड्यूस होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो ये लूप की वजह से जनरेट हो वो ये मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर सके। मतलब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड पेज के अंदर जा रहा है तो फिर यहाँ पे करंट इस तरह जनरेट होगा कि उसकी वजह से जो जनरेट हुआ है मैग्नेटिक फील्ड वो पेज से बाहर आए। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे की इफेक्ट कैंसल आउट करेंगे। मतलब जो फ्लक्स इंक्रीज हुआ था उसको वापस डिक्रीज कराने की ट्राई हो रही है। तो यहाँ पे बाहर की ओर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करने के लिए करंट है वो इस तरह जनरेट होना ज़रूरी। थंब है वो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में रखो। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में जनरेट करना है, पेज से बाहर की ओर आने वाला, तो उस डायरेक्शन में आपका थंब रखो। आपकी उंगलियां जिस डायरेक्शन में घूमेगी उस डायरेक्शन में करंट, मतलब करंट जो इंड्यूस होगा वो इस तरह होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो अगर कोई यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके लिए नॉर्थ पोल बनेगा, और पीछे की ओर से ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके लिए साउथ पोल बनेगा। चलो यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। अब इसका मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे। द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट। वो कुछ ऐसा करंट प्रोड्यूस करने की ट्राई करता है कि विच ऑपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। वो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हुआ है उसको अपोज कर सके। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इंक्रीज हुआ है तो डिक्रीज कराने की ट्राई करेगा, डिक्रीज हुआ है तो इंक्रीज कराने की ट्राई करेगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, समझो। कि सपोज यहां पे मैंने कुछ इस तरह कॉइल रख दी और ये नॉर्थ पोल है। ठीक है। नॉर्थ पोल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है साउथ पोल में। पूरा मैं यहाँ पे सर्कुलर पाथ नहीं दिखा रहा हूँ, क्लोज्ड लूप समझ लो। अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी पास हो रही है, 1 2 3। ठीक है। अगर ये मैं मैग्नेट को नज़दीक लेके आऊँ, मतलब ये जो मैग्नेट है उसको ये डायरेक्शन में मैं मूव करा रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे ये नज़दीक आएगा, ये जो फील्ड लाइंस जो अभी लूप में से पास नहीं हो रही है वो फील्ड लाइंस भी लूप में से पास होने लगेगी। ठीक है। मतलब यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज होगा। अब फ्लक्स इंक्रीज होगा तो वो डिक्रीज कराने की ट्राई करेगा। डिक्रीज कैसे हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सामने देगा। ठीक है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा ताकि ये मैग्नेटिक फील्ड के कुछ कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो सके। तो यहाँ पे
करंट इस तरह बनेगा कि ये बने नॉर्थ पोल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप ये भी बोल सकते हो कि जो रिलेटिव मोशन हो रही है उसको भी ये ओपोज कर रहा है। कैसे? जैसे ही मैं नॉर्थ पोल को नज़दीक लेके आऊँ, यहाँ पे बन जाता है नॉर्थ पोल, मतलब करंट जो घूम रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और नॉर्थ नॉर्थ के बीच में क्या होता है? रिपल्शन। अगर मैं नॉर्थ को दूर लेके जाऊँ तो समझो क्या होता है, नॉर्थ को अगर मैं दूर लेके जाऊँ तो यहाँ से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज कराने की ट्राई होगी, और इंक्रीज कराने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक्सेप्ट करने की ट्राई करेगा ये लूप। तो फिर यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा ताकि यहाँ पे साउथ पोल बन सके। तो देखो नॉर्थ पोल नज़दीक आ रहा था, तब यहाँ पे नॉर्थ क्रिएट हो रहा था ताकि रिपल्शन हो सके। अब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तब यहाँ पे साउथ पोल बन रहा है ताकि अट्रैक्शन हो सके। तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन को ये अपोज कर रहा है। ऐसा क्यों? तो ऐसा लेंज ने एक्सप्लेन किया बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसलिए टॉपिक का नाम है लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे? समझो कि सपोज ये मैग्नेट है, ये लूप है। ठीक है, मैग्नेट को मैं इनिशियली थोड़ा सा धक्का दे दूं। ठीक है, नॉर्थ पोल है, उसको इस तरफ रख के थोड़ा सा धक्का दे दूं। सपोज मैंने वर्क किया 0.1 जूल, और अगर ये मान के चले कि यहाँ पे साउथ पोल बने, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी मान के चले कि साउथ पोल बने, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखो, तो ये साउथ बनेगा तो साउथ नॉर्थ के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होगा तो ये मैग्नेट नज़दीक आएगा, यहाँ पे फ्लक्स और इंक्रीज होगा, है ना। तो साउथ पोल अगर बन रहा है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सेलरेटेड मोशन होगी, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू हाफ mv² इंक्रीज हो गई। सपोज वो आपको मिली, सपोज 20 जूल। फिर यहाँ पे करंट जनरेट हुआ तो हीट एनर्जी जनरेट हुई I²RT के हिसाब से, सपोज वो हुई 30 जूल। अब हमने वर्क कितना किया था? 0.1 जूल, और काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली? 20, हीट एनर्जी 30। 0.1 जूल इन्वेस्ट करो और आपको मिले 20 + 30 50 जूल। तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट हो गया। ठीक है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर? मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी सेटिस्फाई करना है तो कंपलसरी नॉर्थ पोल बनना चाहिए। जब नॉर्थ नज़दीक आ रहा है तब। अब क्या होगा? आपने इस तरफ थोड़ा मूव कराया, मैग्नेट को वर्क किया 0.1 जूल, यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट की हेल्प से जनरेट हुआ नॉर्थ पोल। नॉर्थ नॉर्थ के बीच में क्या होता है? रिपल्शन। ज़रा सा करंट जनरेट होगा और ज़रा सा यहाँ पे रिपल्शन होगा, मतलब ना तो आपको ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ना तो ज़्यादा आपको हीट एनर्जी मिलेगी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक मैग्नेट को लाने के लिए कंटिन्यूसली आपको मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा, है ना। मतलब फर्स्ट केस क्या था कि आप थोड़ा सा वर्क कर दो, बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। और सेकेंड केस क्या है कि अगर मैग्नेट को यहाँ से यहाँ तक मूव कराना है तो आपको कंटिन्यूसली वर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ है। क्लियर? तो आप लॉजिकली भी देखोगे तो यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल नज़दीक आ रहा है तो नॉर्थ पोल जनरेट होना चाहिए। अगर नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो यहाँ पे नॉर्थ नहीं बन सकता क्योंकि रिपल्शन होगा, ये तो सपोर्ट करेगा मोशन को और दूर भेजता रहेगा। अब ज़रा सा वर्क कर दो और ये दूर जाता जाए बिना वर्क किए पॉसिबल नहीं है। विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, क्योंकि फोर्स लग रहा है ना, तो एक्सेलरेशन भी होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तो फिर भी मान सकते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव कर सकता है क्योंकि नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट यहाँ पे तो फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, और कंटिन्यूसली वेलोसिटी चेंज हो बिना वर्क किए वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
तो मतलब अगर नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो यहाँ पे कंपलसरी बनना चाहिए साउथ पोल। ठीक है, अच्छे से याद रखना है तो इतना समझ लो कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको अपोज करना है। ठीक है, तभी आप इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बता पाओगे। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने लिया है मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और पेज से बाहर की ओर आ रहा है। ठीक है, एक लूप हम यहाँ पे लेते हैं, कोई भी एक लूप, और वो अंदर कोई एक v वेलोसिटी से एंटर हो रहा है। एक लूप में यहाँ पे ले रहा हूँ और वो v वेलोसिटी से यहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है, और एक लूप यहाँ पे है और जो बाहर निकल रहा है। ठीक है, तीनों के लिए आपको बतानी है इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन, या तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन। तो सपोज कि ये एंटर हो रहा है, मान लो ये लूप एंटर हो रहा है, तो क्या होगा? आपको एक ही चीज़ सोचनी है कि मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ क्या हो रहा है। तो अभी देखो फील्ड लाइन कितनी पास हो रही है, 1, अंदर आएगा तो ये इंक्रीज होगी, बिल्कुल होगी। तो ये जब अंदर एंटर होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज कराने की ट्राई होगी। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है तो डिक्रीज कराना है, तो यहाँ पे करंट कुछ इस तरह जनरेट होगा कि मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से मिले आपको पेज के अंदर की तरफ। तो यहाँ पे जैसे जैसे ये अंदर आएगा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, उसको डिक्रीज कराने के लिए अंदर की ओर आपको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कराना है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए। देखो अंदर की ओर थंब रखो ऐसे, मतलब यहाँ से करंट देखो उंगलियाँ नीचे आ रही है ना, तो करंट ऐसे, और यहाँ से देखोगे तो उंगलियाँ ऊपर जाएगी। ये पूरा हाथ तो मैं ऐसे नहीं कर सकता, बट समझ लो। ठीक है, ये पूरा राउंड घूमेगा, थंब यहीं पे रखना है, करंट ऐसे घूम रहा है। क्लियर? तो करंट आपको मिलेगा यहाँ पे क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं। ये ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और यहाँ पे मूव हो रहा है, तो एरिया भी उतना, मैग्नेटिक फील्ड भी उतना, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वो भी कांस्टेंट, तो फिर फ्लक्स कांस्टेंट है। इसके लिए फ्लक्स कांस्टेंट है। अब फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है तो फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है तो आप बोल सकते हो कि ईएमएफ जनरेट होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ईएमएफ जनरेट कराना है तो चेंज इन फ्लक्स नेसेसरी है। ओके, यहाँ पे ये बाहर निकल रहा है, तो क्या होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी ज़्यादा पास हो रही है वो बाद में डिक्रीज होगी। यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था तो करंट कुछ इस तरह जनरेट हुआ कि फ्लक्स डिक्रीज हो सके। यहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज होगा, पता ही है हमें, तो करंट कुछ इस तरह जनरेट होगा कि फ्लक्स को इंक्रीज किया जा सके। फ्लक्स कैसे इंक्रीज होगा? तो जैसे जैसे ये दूर जाएगा, यहाँ पे आप क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ। सपोज इनिशियली यहाँ पे फील्ड लाइन्स इतनी पास हो रही है, मैंने यहाँ पे सारी फील्ड लाइन्स तो नहीं दिखाई है इतनी। अब ये जैसे ही दूर जाएगा, ये दो सपोज डिक्रीज हुई, ये दो निकल गई, क्योंकि लूप की जो न्यू पोजीशन है वो कुछ इस तरह बन गई। तो ये जो दो फील्ड लाइन पास हो रही थी वो अभी नहीं हो रही है। तो अंदर आप कुछ ऐसा करोगे कि ये जो डिक्रीज हुआ है वो इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में जनरेट होना चाहिए? अंदर की ओर, पेज में से बाहर आने वाला। समझ में आया? मतलब समझो कि अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो आप इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में लेंगे, उस डायरेक्शन में जिसकी हेल्प से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो सके। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कराने के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होना ज़रूरी, या तो एरिया इंक्रीज होना ज़रूरी, दोनों में से एक। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कराने के लिए मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना चाहिए बाहर के डायरेक्शन में, क्योंकि इनिशियल जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको सपोर्ट कराना है। और बाहर की ओर अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो बाहर की ओर थंब रखो, उंगलियाँ ऐसे घूम रही है देखो, तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल में और आई थिंक एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है जिसमें लॉजिकल क्वेश्चंस है लेंज लॉ के बेस पे, और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए या तो गुजकेट के लिए या तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ठीक है,
अच्छे से ध्यान रखना, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो कैसे भी करके डिक्रीज कराना है। अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है वो आपको पता होना चाहिए, BA cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि थीटा मतलब एंगल और एरिया कांस्टेंट था, इसलिए हम मैग्नेटिक फील्ड वेरी करते थे। अगर आपको बोला जाए कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, तो एरिया कैसा होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो एरिया डिक्रीज होने वाला है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो एरिया इंक्रीज होगा, ताकि फ्लक्स वापस इंक्रीज करा सके। क्लियर? ठीक है, चलो तो ये हो गया लेंज लॉ। अभी पढ़ते हैं फैराडेज लॉ। ठीक है, तो फिर ये याद रखना है फाई इक्वल टू BA cos थीटा। कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सपोज आपको कोई लूप दी हुई है, और आपको बोला जाए ये जो लूप है उसका अगर एरिया इंक्रीज कराया जाए, तो यहाँ पे एरिया इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आपको बोला जाए पहले से ही कि एरिया इंक्रीज हो रहा है तो समझ लो कि फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम फील्ड लाइन अंदर आने की ट्राई करेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अंदर जो पास हो रही है वो इंक्रीज हो जाएगी, फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो फिर EMF है वो क्या करेगा, फ्लक्स को डिक्रीज कराने की ट्राई करेगा, और फ्लक्स को डिक्रीज कराने के लिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करना है, तो मतलब बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है, तो करंट इस डायरेक्शन में जनरेट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन एरिया के रिलेटेड भी आ सकते हैं। ठीक है, और बाद में आप देखोगे लास्ट थियरी AC जनरेटर जिसमें एंगल की हेल्प से भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया जा सकता है और उसके वजह से EMF हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब हमें ये चैप्टर में ये थियरी से स्टार्ट करके AC जनरेटर तक पहुंचना है। क्लियर? ओके, अब स्टार्ट करते हैं फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। देखो आपने लेंज लॉ पढ़ लिया, मतलब आपको पता चल गया कि कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, इंड्यूस्ड EMF है उसकी पोलैरिटी क्या होगी। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं मैग्नीट्यूड की ओर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इन अ सर्किट is equal to the time rate of change of magnetic flux through the circuit. Okay, मतलब magnitude of EMF induced. Okay, magnitude of induced EMF is equal to time rate, देखो यहाँ पे is equal to the time rate of change of magnetic flux. Time rate of change of magnetic flux मतलब d phi by dt। ठीक है, ये क्या हो गया, तो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जो भी आपको फ्लक्स दिया हुआ है उसका डिफ्रेंसिएशन कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF। बट अगर आपको विथ डायरेक्शन लेना है तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा माइनस, और यहाँ पे नीचे लिख देना है वेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ लेंज लॉ, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा ना लेंज लॉ क्या था, तो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता था, तो चेंज इन फ्लक्स मतलब d phi और उसको अपोज करता है मतलब माइनस d phi। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो लेंज लॉ की प्रेजेंस दिखाएगी। क्लियर? ओके, फिर आप लिख सकते हो इफ देयर आर n टर्न्स, इफ देयर आर n टर्न्स इन कॉइल, कोई भी कॉइल है सपोज और उसके अंदर आपको इंड्यूस्ड EMF फाइंड करना है, तो फिर EMF बन जाएगा माइनस n इंटू d phi बाई dt। EMF का यूनिट आपको पता ही है वोल्ट, या तो आप यहाँ से लिख सकते हो वेबर पर सेकेंड, क्योंकि फ्लक्स का यूनिट क्या है वेबर, तो वेबर पर सेकेंड भी आप लिख सकते हो। तो ये इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन भी यहाँ से मिल जाएगी, मैग्नीट्यूड भी यहाँ से मिल जाएगा। जहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है वहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इज इक्वल टू d phi बाई dt, उसमें भी आप मैग्नीट्यूड रख दो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो d phi आपको पॉजिटिव मिलेगा और डिक्रीज हो रहा है तो d phi आपको नेगेटिव मिलेगा। चलो यहाँ तक क्लियर है।
तो ये है फेराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। याद रखना है स्टेटमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। ठीक है, फॉर्मूला याद रख लो, E इक्वल टू माइनस d∅ by dt। इफ देर आर n टर्न्स इन कॉइल देन यू कैन से E इक्वल टू EMF E इक्वल टू माइनस n इंटू d∅ by dt। यूनिट याद रख लो, EMF क्या क्या है, वोल्ट, यहाँ पे वेबर और यहाँ पे सेकेंड, तो वोल्ट इक्वल टू आप लिख सकते हो वेबर पर सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया फेराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। यहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये स्क्रीनशॉट लेके रख लो। यहाँ पे आपको लिखना है स्टेटमेंट, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ लेंज लॉ। ठीक है, चलो तो यहाँ तक रखते हैं। आज हमने 2 थियरी कंप्लीट की है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ एग्जाम्पल का सॉल्यूशन और जो आगे जो थियरीज हैं उनके वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो आप एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डाउट है तो पूछ लेना, क्योंकि ये बेसिक है। इसी के बेस पे हम आगे बढ़ेंगे 6th चैप्टर में 7th AC जो है अल्टरनेटिंग करंट, उसमें। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर लेना। थैंक यू।